Today in this class we will study about the interfaces in Java. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम इंटरफेसेस बनाते क्यों हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम एक बार स्टडी कर लेते हैं और हम इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं और इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब डिस्कस करने के बाद हम ये कंक्लूड करेंगे कि हम बेसिकली इंटरफेसेस जावा लैंग्वेज के अंदर बनाते ही क्यों हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक इंटरफेस बनाते हैं और इंटरफेस बनाने के साथ साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे भी ध्यान देंगे कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इंटरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर बनाया a.java, एक क्लास फाइल बनाई। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हम इंटरफेसेस जब हम बनाएंगे तो हम क्लास की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरफेस, कि ये हमारा एक इंटरफेस है। तो मतलब जावा के अंदर केवल क्लासेस ही डिज़ाइन नहीं करते आप, फाइल का नाम a.java ही है, लेकिन ये क्लास फाइल नहीं है, ये क्या है, ये एक इंटरफेस है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इंटरफेस हम जब भी बनाएंगे तो इंटरफेस के आगे हम कीवर्ड लिखेंगे इंटरफेस इंस्टेड ऑफ द क्लास। और दूसरी बात, इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होंगे। हालांकि जेडीके 8 वर्जन के बाद में इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन हम वो चेंजेस भी धीरे धीरे हम सारे डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन अभी तो इंटरफेस के अंदर हम क्या करेंगे, केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हम इंटरफेस के अंदर बना सकते हैं, केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और हम इसके अंदर इंटरफेस के अंदर कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया कि इंटीजर आपका a और इज इक्वल टू 10। अगर हम इसको इनिशियलाइज ना करें और ये सेमीकोलन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर दें इंटरफेस के अंदर, अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपकी एरर आ जाती है। एरर यहाँ पर क्यों आती है, क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप जब भी तीसरी प्रॉपर्टी होगी, पहली प्रॉपर्टी तो होगी कि आपके इंटरफेस के आगे कीवर्ड क्या रहेगा, इंटरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि इंटरफेस के अंदर आपके सारे मेथड्स क्या रहेंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेंगे। जैसे अब मैं यहाँ पर एक और मेथड बना देता हूँ y, वो भी आपका क्या होगा, केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि आप इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स तो डिक्लेयर कर सकते हैं, पर सारे के सारे वेरिएबल्स इम्प्लिसिटली मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली स्टैटिक और फाइनल होते हैं। हमने यहाँ पर लिखा नहीं है कि वेरिएबल स्टैटिक और फाइनल है, लेकिन इंटरफेस के अंदर आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, स्टैटिक और फाइनल। और फाइनल वेरिएबल को हमारे को इनिशियलाइज करना ही पड़ता है, क्योंकि फाइनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। जो आपका ये इंस्टेंस वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली फाइनल है। तो अब ये क्या हो गया, कांस्टेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट वेरिएबल मतलब इसकी कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। तो ये ज़रूरी होता है कि इंटरफेस के अंदर अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको पहले इनिशियलाइज करेंगे। अब ये देखिए, हमने इसको इनिशियलाइज किया तो आपकी एरर रिमूव हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इम्प्लिसिटली आप यहाँ पर देखिए, चाहें तो आप स्टैटिक और फाइनल लिख सकते हैं। हमने लिखा कि स्टैटिक और यहाँ पर हमने कीवर्ड लगा दिया फाइनल, स्टैटिक और फाइनल। आप ये लगाएं ना लगाएं, ये दो लाइनें उसके आगे ऑटोमेटिकली जावा रन टाइम एनवायरनमेंट आपका लगा ही देता है। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि बेकार में एक्स्ट्रा लाइन्स लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब हम इंटरफेसेस को यूज़ कैसे करते हैं, उसका यूज़ समझने के लिए हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं b.java। हमने एक क्लास बनाई b.java। अब b.java जैसे हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि अ क्लास कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम एन अनदर क्लास, ठीक है ना। मतलब हम इस क्लास को सब क्लास बना सकते हैं किसी भी क्लास की, अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करें। तो हम इंटरफेसेस बनाते ही इसलिए हैं ताकि हमारी इंटरफेस को कोई क्लास यूज़ कर सके। इंटरफेस अकेले कुछ नहीं कर सकता, अकेले क्या करेगा, इसके पास तो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है केवल, तो कोई क्लास ही इसको अल्टीमेटली यूज़ करेगी। अब क्लास बी इसको इंटरफेस को यूज़ करना चाहती है, तो क्लास बी क्या करेगी, एक्सटेंड्स वर्ड की जगह यहाँ पर क्या करेगी, इम्प्लीमेंट्स, और इम्प्लीमेंट्स के आगे ये इंटरफेस का नाम लिखेगी कि इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस ए। तो क्लास हमेशा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और क्लास को एक्सटेंड करती है। क्लास को
एक्सटेंड करती है, और इंटरफेस के केस में हमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर जितने भी इंटरफेस के ये प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं, ये सब इनहेरिट होकर के हमारी क्लास के अंदर आ गए। अब ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये लाइन आ गई कि अब यहाँ पर क्लास बी के पास क्योंकि दो मेथड्स इनहेरिट होकर के आए हैं, कौन कौन से, वाई मेथड और एक्स मेथड, तो वो इनको ओवरराइड करें, वो इनको ओवरराइड करके डेफिनेशन प्रोवाइड करें। अभी हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं, इसको है ना क्विक फिक्स कर देते हैं। क्विक फिक्स क्या करता है, ऑटोमेटिकली इनको ओवरराइड कर देता है, ऐड इन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो अब ये देखिए, इसने हमारे जो ऑटोमेटिकली अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं उनको यहाँ पर ओवरराइड कर दिया। अब आप कहेंगे ये सिंटैक्स तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सिंटैक्स कॉम्प्लिकेटेड है वास्तव में, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि अभी हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग नहीं पढ़ी है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन लाइन्स को डिलीट कर देते हैं फिलहाल। क्योंकि जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे ना, ये थ्रो कीवर्ड वगैरह ये सारे हम वहाँ पर पढ़ेंगे, किसके अंदर, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। तो हमने यहाँ पर इन दोनों मेथड्स को ओवरराइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे। अगर हम इनको ओवरराइड ना करते तो हमारी ये क्लास कौन सी हो जाती, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन हमारा इंटरफेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट करती है कोई भी इंटरफेस, तो उसे इंटरफेस के सारे मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा, सारे जितने भी उसके अंदर मेथड्स हैं। ये ज़रूरी है, ये कंपल्शन है। तो अब इसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, तो उन्होंने दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यहाँ पर ओवरराइड कर दिया। और ये देखो, ये आपका जो ये लाइन है ना, इससे क्या मतलब होता है, ये होती है एनोटेशंस। एनोटेशंस मतलब होती है मार्कर। मार्कर का मतलब है कि ये कह रहा, ये कहती हैं एक तरह से, आपको इन एनोटेशन से ये पता चल रहा है यहाँ पर कि ये जो मेथड्स हैं ये क्लास बी के मेथड्स नहीं हैं, ये ओवरराइडेड मेथड्स हैं, मतलब जो इनहेरिट होकर के आए हैं। तो आप जैसे अब कोई यहाँ पर अपना कोई मेथड बनाओ, यहाँ पर हमने अपना कोई मेथड बनाया void, और हमने इसका नाम लिखा z। तो अब हम यहाँ पर अपनी मार्कर एनोटेशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरराइड मेथड नहीं है। तो ओवरराइड एनोटेशन का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है, जैसे क्लास बी के अंदर 3 मेथड्स हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर ओवरराइड लिखा हुआ है, तो यूज़र या फिर डेवलपर ये समझ जाता है कि ये ओवरराइडेड मेथड है जो कि आपके इनहेरिट होकर के आए हैं। फिर वो यहाँ देखेगा कहाँ से इनहेरिट होकर के आए हैं, ये ए से इनहेरिट होकर के आए हैं। और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड क्या बताएगा कि ये क्लास नहीं है, ये क्या है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस से इनहेरिट होकर के आए हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी हम फिलहाल इस z मेथड को हटा देते हैं या रहने देते हैं, चलो। और एक और इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, अभी हमें ना यहाँ से पब्लिक हटा देते हैं। हम यहाँ से पब्लिक हटा दिया, और यहाँ से भी हमने पब्लिक को हटा दिया। अब ये देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर पब्लिक को हटाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एरर जनरेट हो जाती है। क्यों जनरेट हो जाती है? अब देखो, इंटरफेस के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, धीरे धीरे हम उनको पढ़ रहे हैं अभी। अब हमने कहा कि वेरिएबल्स जो होते हैं आपके ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, स्टैटिक और फाइनल होते हैं आपके सारे के सारे वेरिएबल। और जो आपके ये मेथड्स होते हैं, कौन से मेथड्स, जो आपके ये दोनों मेथड्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होते हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आप पब्लिक लगाओ ना लगाओ, लेकिन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इनके आगे पब्लिक लगा देता है। तो अब जब हम बात करते हैं ना विजिबिलिटी की, विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। देखो, एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका पब्लिक और एक आपका होता है प्रोटेक्टेड, एक आपका होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब कीवर्ड नहीं है कोई, मतलब अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर ना लगाएं तो वो क्या समझा जाता है, डिफ़ॉल्ट। और एक आपका होता है प्राइवेट, और एक आपका होता है प्राइवेट। तो देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी मेथड को ओवरराइड कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पर इन 2 मेथड्स को ओवरराइड किया, कौन से थे, इंटरफेस के मेथड थे, इंटरफेस ए के, और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या थे, पब्लिक थे। तो जब भी हम किसी भी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो हम उसकी जो है ना, ये देखते हैं विजिबिलिटी। मतलब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होती है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है ये मेथड कहाँ कहाँ विजिबल है। जैसे पब्लिक मेथड है, पूरे सॉफ्टवेयर में विजिबल है, पैकेज के अंदर भी, पैकेज के बाहर भी, आउटसाइड भी, कहीं भी। प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ विजिबल है, प्रोटेक्टेड आपका पैकेज के अंदर, और आउटसाइड द पैकेज केवल सब क्लासेस के पास वो विजिबल है, जो इस क्लास की सब क्लास होंगी। डिफ़ॉल्ट मतलब विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज ओनली। और प्राइवेट आपका कौन सा होता है, प्राइवेट विद इन द क्लास।
तो प्राइवेट विद इन द क्लास, डिफॉल्ट विद इन द पैकेज, प्रोटेक्टेड विद इन द पैकेज बट आउटसाइड द पैकेज ओनली सब क्लासेस, और पब्लिक एनीवेयर, आउटसाइड द पैकेज, इनसाइड द पैकेज, एनी फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस द मेथड। तो मतलब ये वहाँ तक विजिबल होते हैं। तो जब भी आप मेथड को ओवरराइड करते हैं, आप इनकी विजिबिलिटी को घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हो। अगर कोई मेथड डिफ़ॉल्ट है, आप ओवरराइड करके उसकी विजिबिलिटी, देखो ये विजिबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विजिबल क्या होता है, पब्लिक, उससे कम प्रोटेक्टेड, उससे कम डिफ़ॉल्ट और उससे कम प्राइवेट। तो जब कोई मेथड आपका डिफ़ॉल्ट है, आप उसको ओवरराइड करते हो, तो या तो उसकी आप विजिबिलिटी डिफ़ॉल्ट ही रखो, या उसकी विजिबिलिटी को आप बढ़ा सकते हो, प्रोटेक्टेड कर सकते हो या पब्लिक कर सकते हो। मतलब आप विजिबिलिटी बढ़ा रहे हो, लेकिन आप ओवरराइड करके किसी भी मेथड की विजिबिलिटी को घटा नहीं सकते। घटा नहीं सकते मतलब जैसे कोई मेथड प्रोटेक्टेड है, आपने उसको ओवरराइड किया, तो या तो आप उसे पब्लिक कर दो, कोई बात नहीं, अब प्रोटेक्टेड रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से ये डेवलपर कह रहा है कि मैंने तो मेथड डिज़ाइन किया था आपका प्रोटेक्टेड, और आपने उसको ओवरराइड करके आपने उसकी विजिबिलिटी रिड्यूस कर दी। क्यों कर दी भाई? जब मैंने बनाया उसे प्रोटेक्टेड था, या तो आप उसे प्रोटेक्टेड रखो या फिर आप उसकी विजिबिलिटी को बढ़ा दो, कम नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि इसकी विजिबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, तो हम इसकी विजिबिलिटी को घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। तो अब पब्लिक के अंदर बढ़ाने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि पब्लिक क्या है, हाईएस्ट विजिबिलिटी का मेथड है, क्योंकि ये तो हर जगह विजिबल है, आप उसको बढ़ा तो नहीं सकते और ना ही आप इसको घटा सकते, क्योंकि घटा तो हम सकते ही नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एरर में क्या कह रहा है, ये एरर में कह रहा है कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड। तो हम उसकी विजिबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने पब्लिक की विजिबिलिटी को यहाँ पर क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट, मतलब विजिबिलिटी पब्लिक थी, आपने क्या कर दिया, उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो अब हम क्या करें, अब हमें यहाँ पर पब्लिक लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो इंटरफेसेस के अंदर जितने भी आपके मेथड्स होते हैं और आप उनको क्लास के अंदर जब ओवरराइड करते हैं यहाँ पर, तो हर मेथड के आगे आपको पब्लिक लगाना ही पड़ेगा। कोई आपसे इंटरव्यू पूछे कि आपने कोई इंटरफेस बनाया, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी क्लास के अंदर, तो ये ज़रूरी क्यों होता है कि आपके सारे मेथड के आगे पब्लिक लगाएं? तो आपको ये आंसर देना है, सर बिकॉज we cannot reduce the visibility of a method, and in the interface all the methods are by default public. Therefore we have to specify the visibility of all the methods, all the overridden method as public only. पब्लिक ही पब्लिक, केवल पब्लिक ही लगा सकते हैं यहाँ पर, इसको डिफ़ॉल्ट भी नहीं छोड़ सकते, इसको हम प्रोटेक्टेड भी नहीं कर सकते। इसको हमने अगर कहा प्रोटेक्टेड के अंदर भी क्या है, विजिबिलिटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी, तो हम इसको केवल और केवल क्या कर सकते हैं, हम इसको केवल पब्लिक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस के हम धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। वेरिएबल्स आपके स्टैटिक फाइनल, मेथड आपके बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, और यहाँ पर कीवर्ड क्या होगा, इंटरफेस। अब क्लास कभी भी इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं करती, इंटरफेस को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। और जब इम्प्लीमेंट करो तो हर मेथड को आपको यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर डिफाइन करना ही पड़ेगा। और ये ज़रूरी है कि आप इंटरफेस के सारे मेथड्स को ओवरराइड करें ही करें, और इंटरफेस के अंदर केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं वो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि हम इंटरफेसेस आखिर बनाते ही क्यों हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम तीसरी इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और हम इंटरफेस बनाते हैं, C.Java। हमने यहाँ पर एक इंटरफेस यहाँ पर और बनाया, और हम यहाँ पर क्लास की जगह क्या कर देते हैं, यहाँ पर इंटरफेस कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरफेस है। इसके अंदर हम मेथड एक और एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने क्या बना दिया है, यहाँ पर वॉइड। हमने इसके अंदर कौन कौन से मेथड बनाए थे, एक्स वाई। हम सी के अंदर केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, और वो बनाते हैं जेड, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके अंदर हम कोई इंस्टेंस वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है ना। अब हमने पढ़ा था अपने इनहेरिटेंस के अंदर कि जावा सपोर्ट्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल मतलब ए की सब क्लास बी की सब क्लास डी की सब क्लास ई, लेकिन इट डू नॉट सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है अगर कोई क्लास है, जैसे ये कोई क्लास है, ये दो क्लासेस से एक्सटेंड नहीं कर सकती। जैसे आपकी ये वाली क्लास है, ये दो क्लासेस से एक्सटेंड नहीं कर सकती, लेकिन ये जो आपकी क्लास है ये एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। जैसे अभी यहाँ पर क्लास बी में
कितने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है? केवल एक इंटरफेस को, लेकिन आपकी क्लास चाहे तो एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। जैसे यहाँ पर आपका एक इंटरफेस है ए और यहाँ पर आपका एक इंटरफेस है सी, तो अब यहाँ पर अगर मैं कॉमा लगा के सी दे दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। जितने चाहो आप कॉमा लगा करके जितने इंटरफेसेस चाहो आप उतने इम्प्लीमेंट कर लो। आपने इम्प्लीमेंट तो कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ गई। क्या आ गई? क्योंकि अब ये कह रहा है कि आपने बी इंटरफेस और इम्प्लीमेंट कर लिया, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनहेरिट होकर के आ गया आपका, उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है? ये वाला जेड। ये जेड मेथड आपका इनहेरिट होकर के आ गया। ये कह रहा है इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड सी, इंटरफेस सी के अंदर जेड मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, तो आप उसको और ओवरराइड करो। आप उसको और अब देखो जब क्विक फिक्स पे आते हैं, तो क्विक फिक्स पे ये क्या करेगा कि आपका ये हमारा स्मॉल जेड था और ये कैपिटल जेड है, क्योंकि जावा आपकी केस सेंसिटिव होती है ना, तो हम अपने इस वाले मेथड को हटा देते हैं और यहाँ पर हम इस वाले मेथड को ले लेते हैं। वो स्मॉल जेड था जो हमने हटाया, उससे कंफ्यूज मत होना आप। ये स्मॉल जेड था, केस सेंसिटिव है, ये कैपिटल जेड है, तो ये दो अलग अलग मेथड थे। तो हमने यहाँ पर इस मेथड को भी हमने ओवरराइड कर दिया। हमने इस मेथड को भी यहाँ पर ओवरराइड इस तरह से कर दिया। अब हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं और इसको भी हमने पब्लिक बना दिया, क्योंकि यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या था? पब्लिक ही था। अब देखो हमारे किसी प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। तो अब क्लास बी इम्प्लीमेंट करती है यहाँ पर दो इंटरफेसेस, और दो इंटरफेसेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उसने इसको ओवरराइड कर लिया। ठीक है, तो आपको ये बोलना है अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेसेस। The name of those interfaces should be separated by this comma। इस कॉमा से हम उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम इस इंटरफेस को हटा देते हैं। फिलहाल हम इस इंटरफेस को यहाँ से हटा देते हैं। अभी देखो इसके अंदर अब यहाँ पर क्या हो गया, ये मेथड z और क्लास b, देखो हम यहाँ पर ओवरराइड भी यूज़ कर रहे हैं और मेथड z भी लिखा है। तो ये पूछ रहा है भैया ओवरराइड कहाँ से हुआ है। अब हम यहाँ पर ओवरराइड को हटाने की कोशिश करते हैं। ओवरराइड को हटाया तो यहाँ पर देखो एरर रिमूव हो गई, क्योंकि जो मेथड ओवरराइड हमने किया हुआ है हम उसी के ऊपर ही ओवरराइड की एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब आपको कोई फीचर दिया हुआ है ना, आप उसको यूजलेसली यूज़ मत करो। मतलब आप उसको वैसी मत ना यूज़ करो कि कहीं भी आपने ओवरराइड यूज़ कर दिया। आपका कंपाइलर आपको आपकी आईडी है उसको पकड़ लेगी कि जेड आप कह रहे हो ओवरराइड है। ओवरराइड कहाँ से, अभी कहाँ से आया है? ये ए में तो नहीं है ये। और आपकी क्लास बी क्या कर रही है? ए की इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रही है। आप यहाँ पर देखो, अगर मैं करूँगा कॉमा सी तो एकदम ये एरर रिमूव हो जाएगी। मैंने कहा कॉमा सी, एरर रिमूव हो गया। अब वो कहेगा हाँ भाई अब वास्तव में ओवरराइड है, तो आप ये एनोटेशन यूज़ कर सकते हो। अब जैसे आप ये हटाओगे तो आपको कंप्लेन करेगा कंपाइलर कि भाई ये एनोटेशन क्यों यूज़ कर रहे हो आप, ओवरराइड कहाँ से हुआ है। तो आप इसको हटा दो यहाँ से। अब ये यहाँ पर ठीक है ना। ये तो केवल कंसेप्ट को समझाने के लिए था। अभी हम इस मेथड को यहाँ से इस तरह से हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब इस क्लास ने ये सारे के सारे मेथड्स ओवरराइड कर दिए। अब हम यहाँ पर एक एस आउट स्टेटमेंट दे देते हैं। हमने कहा एस आउट, और एस आउट के अंदर हमने कहा एस आउट, ये आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखना पड़ेगा। आज इसका इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा शायद। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हमने यहाँ पर लिखा कि एक्स मेथड कॉल्ड, और हम इसी को यहाँ पर कॉपी, इसी को हम यहाँ पर सेमीकोलन और लगा देते हैं, और हम इसी को यहाँ पर ये कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम यहाँ पर इसको प्लेस कर देते हैं। हमने इस तरह से प्लेस कर दिया और हम यहाँ पर कहते हैं वाई मेथड कॉल। ठीक है, अब हम यहाँ पर मेन मेथड को डिज़ाइन करते हैं। हमने यहाँ पर मेन मेथड डिज़ाइन कर दिया। अब हम मेन मेथड के अंदर क्या करते हैं, अब हम मेन मेथड के अंदर इसका सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। किस क्लास का? बी क्लास का। हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आराम से बना सकते हैं। बी ओ बी इज इक्वल टू न्यू बी, और यहाँ पर अब हम सिंपल किसी भी मेथड को ओ बी के हेल्प से कॉल कर सकते हैं। तो हम एक बार दोनों मेथड्स को कॉल करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक्स को कॉल कर लिया, हमने ओ बी के थ्रू वाई को कॉल कर लिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर। हम इस वाले मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब ये आपका ज़्यादा इधर चला गया, तो हम क्या करते हैं, अपने टर्मिनल को इधर ले आते हैं।
पैनल पोजीशन राइट, इसको हम राइट में ले आते हैं, हम इसको राइट में ले आए। हाँ, अब हमारा पूरा प्रोग्राम भी विजिबल है और आपका एक टर्मिनल भी विजिबल है। तो हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का जो इम्प्लीमेंट करती है एक इंटरफेस, ठीक है, और उसने दोनों मेथड्स को यहाँ पर ओवरराइड कर दिया। अब हमने सिंपल हमने दोनों मेथड्स को कॉल कर लिया। अब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को हमने रन कर दिया। रन करने के बाद हमारे पास आउटपुट आ जाना चाहिए एक्स मेथड कॉल और वाई मेथड कॉल, ठीक है। इतना यहाँ तक हम पहुँच गए। अब जैसा हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि यू कैन नॉट इंस्टेंशिएट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मतलब उसकी क्लास ही, उसकी डेफिनेशन ही इनकम्प्लीट है, मतलब इनकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट बना करके क्या करोगे? इसी तरह से आप इंटरफेसेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आप इंटरफेसेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसकी तो डेफिनेशन ही इनकम्प्लीट है पूरी। लेकिन आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उसके पास पूरी डेफिनेशन। एक्स मेथड क्या कर रहा है? एक्स मेथड ये कर रहा है। वाई मेथड क्या कर रहा है? वाई मेथड ये कर रहा है। और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एक्स मेथड क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है। वाई मेथड क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है। तो इसलिए हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और इंटरफेसेस का भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड और आपके इंटरफेसेस कैन ऑल्सो नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। लेकिन हम यहाँ पर क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर बना करके देख लिया। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी हमने ये पढ़ा था और इनहेरिटेंस के अंदर भी हमने ये पढ़ा था। एक तरह से ये इसका कौन सा हो गया? सुपर इंटरफेसेस। तो इंटरफेसेस अपने आप में तो कुछ होते नहीं, कोई ना कोई क्लास इंप्लीमेंट करेगी, तो सारे इंटरफेसेस क्या होते हैं? सुपर इंटरफेसेस, सुपर क्लास की तरह। तो हम हमेशा सुपर क्लास का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं किसी भी सब क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि सुपर क्लास कैन ऑलवेज रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास, या फिर द रेफरेंस ऑफ द सुपर क्लास कैन बी यूज टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास। इसी तरह से हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन उसका रेफरेंस बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये इंटरफेस है, हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते। यहाँ पर अगर मैं कहूँ ए इज इक्वल टू न्यू ए, इस तरह से, तो अब ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया? इंटरफेस का। अब यहाँ पर ये एरर आ गई, कैन नॉट इंस्टेंशिएट ऑफ टाइप ए, मतलब अब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते। तो अभी हम क्या करते हैं? इसको यहाँ से हटा देते हैं। अभी हम इसको यहाँ पर बी ही रहने देते हैं, लेकिन हम बी का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन आप इसका रेफरेंस बना सकते हो ये, क्योंकि दिस इज ओनली अ रेफरेंस। रेफरेंस होगा किसका? सुपर इंटरफेस का, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा इसका, क्योंकि हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट ही तो बनाना है। तो ऑब्जेक्ट तो हमने बी का बनाया है, बी आपकी कौन सी क्लास है? ये, लेकिन हमने रेफरेंस इसका बनाया है। देखो, इससे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम अगर कोई क्लास इम्प्लीमेंट करती है इंटरफेस, तो हम हमेशा इंटरफेसिस के ही रेफरेंस यूज़ करते हैं। उससे क्या होती है कि एक आपकी है ना रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखो, आपकी है ना यहाँ पर रीडेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हम जो है यहाँ पर हमेशा सुपर क्लास का ही रेफरेंस क्यों बनाते हैं, सुपर क्लास का रेफरेंस क्यों बनाते हैं और सब क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं। उसके लिए देखिए, आप इसको ध्यान से समझिए कि आपने एक इंटरफेस बनाया, आपने एक इंटरफेस बनाया और इस इंटरफेस का नाम है आपका सर्विस प्रोवाइडर। इस इंटरफेस का नाम क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। और उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि इनके अंदर इज़ अ रिलेशनशिप होती है। तो मतलब बी इज़ अ ए, क्योंकि यहाँ भी इनहेरिटेंस काम कर रहा है। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने एक इंटरफेस क्या बनाया? सर्विस प्रोवाइडर। अब हमने एक क्लास बनाई, जैसे आपकी हमने बना दी एयरटेल। अब एयरटेल क्लास क्या है? इम्प्लीमेंट्स कौन सा इंटरफेस? सर्विस प्रोवाइडर। ये इम्प्लीमेंट कर रही है आपका सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस। तो हमने एक इंटरफेस बनाया। मैं यहाँ पर एक मार्क लगा देता हूँ। ये कंसेप्ट बहुत समझने वाला है, इसको आप ध्यान से समझना बहुत, कि हम हमेशा सुपर क्लास के रेफरेंस में ही क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं और हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? ऑब्जेक्ट हम सब क्लास का क्यों बनाते हैं। इस एग्जांपल से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो हमने कहा कि इंटरफेस सर्विस प्रोवाइडर और क्लास एयरटेल इम्प्लीमेंट्स सर्विस प्रोवाइडर। फिर अब सर्विस प्रोवाइडर जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे होते हैं, तो हमने यहाँ पर एक और क्लास बनाई वोडाफोन। अब हमने एक क्लास बनाई वोडाफोन
इसने भी क्या कर लिया, इसने भी सर्विस प्रोवाइडर के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया। हम क्योंकि हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर देखो इंटरफेस का पहला यूज़ क्या हो गया कि इंटरफेस यूज़ होता है चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्योंकि अब हमने ये स्टैंडर्डाइज कर दिया है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कि हमने एक इंटरफेस बनाया सर्विस प्रोवाइडर। अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आता है मार्केट के अंदर तो उसको क्या करना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस इम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा। अब जैसे अब यहाँ पर जियो आ गया, तो जियो को भी हमने कहा कि आप अपनी क्लास तो बनाओ जियो, लेकिन आप ये सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस आप इम्प्लीमेंट करो। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जियो, हमने कहा जियो इम्प्लीमेंट्स सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो पहला फ़ायदा क्या हो गया कि एक तो हम ये कहेंगे कि एयरटेल अब इज़ अ रिलेशनशिप होती है, एयरटेल इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, वोडाफोन इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, जियो इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। तो एक तो हमारे को सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो गई कि आपके ये तीनों के तीनों क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हैं। और दूसरा, अब आप प्रैक्टिकली कोई एयरटेल या वोडाफोन या फिर जियो की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, एक तरीका तो क्या है, आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि आप उसका सिम बना रहे हो तो मतलब एक ऑब्जेक्ट ही बना रहे हो। तो हमने यहाँ पर लिखा एयरटेल इज इक्वल टू न्यू एयरटेल, मतलब आपने इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, आपने एक सिम क्रिएट कर दिया, ठीक है, एयरटेल का मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो मतलब उसका ऑब्जेक्ट हमारे को बनाना पड़ेगा। अब ये देखिए, अब एयरटेल इज इक्वल टू न्यू एयरटेल, ये ज़्यादा रीडेबल नहीं है। मैंने कहा था कि आप इंटरफेस के अंदर अगर रेफरेंस बनाते हो सुपर क्लास का और ऑब्जेक्ट बनाते हो सब क्लास का, तो आपकी कोड रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कोड पढ़ने से समझ में आता है। अब मैं उसको देखो यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करूँगा कि कोड पढ़ने से कैसे समझ में आता है। आपने एक लाइन लिखी है एयरटेल, ठीक है, ये भी हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। दूसरा, आपने ऑब्जेक्ट, हमने कहा कि रीडेबिलिटी हमारे को इंक्रीज़ करनी है, तो आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट जब बनाया ना, आपने ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाया सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल इज इक्वल टू न्यू एयरटेल। अब देखो ये कोड ज़्यादा रीडेबल है या आपका ये वाला कोड ज़्यादा रीडेबल है आपका कौन सा कोड ज़्यादा रीडेबल है, आप देख करके बताओ। यहाँ पर देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा कि एयरटेल क्या है। एयरटेल आपका एक सर्विस प्रोवाइडर है, नहीं तो सॉफ्टवेयर के अंदर ढूंढते रहोगे कि भी एयरटेल क्या है, लेकिन एक लाइन के अंदर ही हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने रेफरेंस किसका ले लिया, सुपर इंटरफेस का, और ऑब्जेक्ट किसका बना दिया, क्लास का, जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अब ये कोड ज़्यादा रीडेबल है या ये कोड ज़्यादा रीडेबल है, ये कोड ज़्यादा रीडेबल है, क्योंकि रेफरेंस यहाँ पर सुपर इंटरफेस का है, या फिर रेफरेंस यहाँ पर उस इंटरफेस का है जिसको ये एयरटेल क्लास इंप्लीमेंट करती है। तो पहले तो हमने ये रूल बनाया कि जितने भी आपके सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो सारे सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद रेफरेंस हम सुपर क्लास का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट हम सब क्लास का बनाएंगे। तो या रेफरेंस हम सब सुपर इंटरफेस का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट हम सब क्लास का बनाएंगे। तो ये देखो, हमने इंटरफेसेस की हेल्प से कितना बड़ा गोल अचीव कर लिया। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो आते जाते रहते हैं, अब कोई नया डेवलपर आया, हमने कहा कि आपको ये आर्किटेक्चर, ये जो सारा आर्किटेक्चर है, आपको ये आर्किटेक्चर फॉलो करना है। अब नए डेवलपर के लिए, जैसे आप ही वहाँ पर पहुँच गए, कितना आसान है। आपने देखा एयरटेल, आप होगी एयरटेल क्या है, ओ ये सर्विस प्रोवाइडर है, वोडाफोन क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, अरे यार फिर और भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे, तो देखो कौन कौन सी क्लास में सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है, मतलब वो सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सब की लिस्ट बना लो। आप देखो कि जियो क्या ने भी सर्विस प्रोवाइडर इंप्लीमेंट किया हुआ है, ओ इसका मतलब है जियो भी सर्विस प्रोवाइडर है। तो आपने एक इंटरफेस, चाहे खाली इंटरफेस बना दो आप, मैंने कहा कि मैंने ये इंटरफेस खाली बना दिया, इसके अंदर मैंने कोई मेथड ही नहीं लिखा, ज़रूरत ही नहीं है, मैंने कहा मेरे को ज़रूरत नहीं, मैं लिख ही नहीं रहा, मैं तो मार्क कर रहा हूँ कि अभी सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप इंटरफेस खाली बना दें, उसके अंदर कोई मेथड ही ना लिखे, बिल्कुल पॉसिबल है। एक भी मेथड ही नहीं है ना, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है, आपने केवल अपने सॉफ्टवेयर को रीडेबल बनाने के लिए कर दिया। तो मैंने कहा जो भी सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है वो सब पहले ही इंटरफेस इंप्लीमेंट करो। तो अब नए सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आसान हो गया, वो कहेगा सर एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर, वोडाफोन सर्विस प्रोवाइडर। अब फिर मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्ट आप इस तरह से मत बनाओ, ऑब्जेक्ट आपको बनाना है तो इस तरह से बनाओ। अब नया सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अब क्या हो गया, अब नया सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर इसे देखता एयरटेल इज इक्वल टू न्यू एयरटेल, अब यार ये एयरटेल का ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्लास देखो। अब जब वो ये वाला कोड देखेगा, मैंने कहा रीडेबल है, तो कहेगा ओ ये सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। तो हमारे को कितनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है।
तो हम इंटरफेसेस इसलिए बनाते हैं, मेरे ख्याल में आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हम इंटरफेसेस बनाते क्यों हैं। देखो, प्रॉपर्टीज़ पढ़ना अलग बात है, प्रॉपर्टीज़ तो हमने यहाँ पर कवर कर ली थी कि अभी एक क्लास है, एक से ज़्यादा इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सी को बना के देख लिया, सारे ओवरराइड होने चाहिए इंटरफेस के अंदर, आपके सारे मेथड अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, आपकी जितने इंस्टेंस प्रॉपर्टी होती हैं सब स्टैटिक और फाइनल होती हैं, ये तो हमने सब पढ़ ही लिया था। लेकिन उसका मेन मकसद हमारा यहाँ से पूरा होता है। ये नोट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे सारे के सारे, जैसे मेरे हर वीडियो में रहते हैं, इसका लिंक आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से भी इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना कि आप बना करके देखना इसको। आप एक खाली इंटरफेस बना करके देखना, फिर एक क्लास एयरटेल बनाना जो इम्प्लीमेंट करेगी उस इंटरफेस को। तो आपको 3 क्लासेस और एक इंटरफेस बनाने हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आप इस तरह से बनाना। आप कहोगे कि ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज में इसी तरह से काम होता है, इंटरफेसेस की हेल्प से हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करते हैं। देखो, हम बात कर ही रहे हैं तो हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं इंटरफेसेस का, कि भाई हम इंटरफेसेस बनाते क्यों हैं। देखो, हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए अब हमने क्या किया, एक इंटरफेस हमने बनाया डेस्कटॉप डॉट जावा। हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, हमने इसको कर दिया इंटरफेस, कि ये आपका साहब क्या है, ये तो आपका एक इंटरफेस है। अब हमने डेस्कटॉप, मतलब हम कह रहे हैं कि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई डेस्कटॉप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे ये डेस्कटॉप है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब जैसे मैक ओएस है, उसके अंदर डेस्कटॉप की अपीयरेंस अलग होती है, लेकिन सारी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, स्टेटस बार भी होगी, आइकन्स भी होंगे, और आपका स्टेटस बार, आइकन्स और आपका बैकग्राउंड इमेज भी होगी, तो हम उसको बैकग्राउंड रखते हैं। तो अब हम कहेंगे कि अगर आपको कोई भी डेस्कटॉप बनाना है ना, तो आप डेस्कटॉप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। तो हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि अगर आप डेस्कटॉप बना रहे हो तो आपके पास ये होना ही चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, हमने कहा कि वॉइड, हमने क्योंकि सारे मेथड एब्स्ट्रैक्टिव बनाएंगे, हमने कहा भाई वॉइड स्टेटस बार, कि आपके पास आप स्टेटस बार प्रोवाइड करोगे ही करोगे। हमने कंपल्शन डाल दी, कंपल्शन क्यों डाल दी, क्योंकि अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मतलब उसको ओवरराइड करेगा ही करेगा, तो स्टेटस बार प्रोवाइड करेगा ही करेगा वो। हमने कहा कि वाइड आइकन्स, कि आपके उसके अंदर आइकन्स भी होने चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, डेस्कटॉप को इम्प्लीमेंट करेगा तो आइकन्स भी प्रोवाइड करेगा ही करेगा। हमने कहा भाई वॉइड बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड भी वो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। और बाकी आपको जो समझ में आता हो वो आप मेथड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या होना चाहिए। अब कोई भी, अब कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप कहोगे कि मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ये बनाया, मेरे को डेस्कटॉप प्रोवाइड कराना है, तो मैं कहूँगा नहीं, आप डेस्कटॉप इंटरफेस इम्प्लीमेंट करिए, तभी आप डेस्कटॉप बना पाएंगे। उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि सारे मेथड इनहेरिट होकर आपके पास आ जाएंगे, तो आप कोई भी डेस्कटॉप बना रहे हो तो आपको स्टेटस बार उसके अंदर नीचे बनानी ही पड़ेगी, जो नीचे आती है, आइकन्स भी आपको बनाने ही पड़ेंगे, उसके अंदर बैकग्राउंड भी आपको देना ही देना पड़ेगा। तो आपने एक तरह से ये रूल बना दिया, किसकी फॉर्म में, इंटरफेस की फॉर्म में, कि अगर आपको डेस्कटॉप बनाना है तो आपकी क्लास इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, डेस्कटॉप इंटरफेस को, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अपनी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज भी करते हैं हम इंटरफेसेस की हेल्प से। और बाकी तो हमने यहाँ सारा कवर कर ही लिया इंटरफेस के अंदर, पर बाकी ये इंटरफेस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो JDK 8 के बाद क्या हुआ इंटरफेस के अंदर, इन्होंने कुछ चेंजेस किए, वो क्या क्या चेंजेस थे वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर, इंटरफेसेस इन जावा पार्ट 2। ये है हमारा वीडियो नंबर 48, जो कि होगा वीडियो नंबर 49। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, किसमें, वीडियो नंबर 48 में।